हाय, गुड इवनिंग। तो अपन इस रिकॉर्डिंग में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एंड स्कूल हेल्थ और डेफिशिएंसीज। बर्थ वेज, ये थोड़ा न्यूनेटोलॉजी वाला पार्ट है। इसको मैं फास्ट ले लूँगा क्योंकि ये जो पीडिया के न्यूनेटोलॉजी वाले यूनिट में भी आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे और इतना कुछ टफ भी नहीं है। बर्थ वेट जो होता है, एवरेज बर्थ वेट क्या होता है न्यूबॉर्न बेबीज़ का इंडिया में होता है 2.8 kg। ये डबल होता है 6 मंथ में, ट्रिपल होता है 1 ईयर में और 4 गुना होता है 2 ईयर में। बर्थ वेट मेजर्ड विद इन 24 आवर ऑफ द बर्थ इज़ एक्यूरेट। उसके बाद 10% रिड्यूस हो जाता है। तो इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखो, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। बर्थ वेट या तो आप 24 आवर के अंदर बर्थ के मेज़र कर लो, अगर उसके बाद आप मेज़र करना चाह रहे हो तो बर्थ वेट ऑलरेडी आपको पता है कि 10% रिड्यूस हो जाता है आफ्टर दी बर्थ। तो आपको 10th डे पे चेक करना है, ठीक है। 10th डे पे चेक करना है। और अगर प्री मैच्योर बच्चा है, ठीक है, तो आई थिंक 15 डे पर था, आ जाएगा अभी ये चीज़ भी, ठीक है। तो 24 आवर में नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो 10th डे पे कैलकुलेट करना रहेगा, सेम मिलेगा। वेट कौन से स्केल से चेक करते हैं? सॉल्टर स्केल है, ये एक फील्ड इंस्ट्रूमेंट होता है सॉल्टर स्केल, उससे वेट चेक करते हैं। लो बर्थ वेट कब बोलते हैं? जब वेट 2.5 किलो से कम होता है। और इफ़ बेबी इज़ बॉर्न एट 28 वीक, if baby is born at 28 week, then also low birth weight is less than 2.5 kg। जो लो बर्थ वेट का क्राइटेरिया होता है ना, वो हमेशा सेम रहेगा 2.5 kg। ये डिपेंड नहीं करता गेस्टेशनल एज पे, ध्यान रखना, ओके। लो बर्थ वेट क्राइटेरिया डिपेंड्स, इट डजेंट डिपेंड ऑन द गेस्टेशनल एज, इट्स ऑलवेज लेस देन 2.5 kg यूनिवर्सल। फिर मॉडरेटली लो बर्थ वेट लेस देन 2 kg, लेस देन 1.5 वाला वेरी, और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट लेस देन 1 kg। प्रिवलेंस और लो बर्थ वेट बेबी क्या है? 18.7 है इंडिया में। बर्थ लेंथ जो होती है, एवरेज बर्थ लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर। ये डबल होती है 4 ईयर पे और ट्रिपल 12 ईयर पे थी आई थिंक। एंड हाइट एट द एंड ऑफ द इन्फेंसी, यानी कि 1 ईयर के एंड पे हाइट होती है 75 सेंटीमीटर। फील्ड इंस्ट्रूमेंट है इसको मेजर करने का, इन्फेंटोमीटर। वेट को मेजर करने वाला था सॉल्टर स्केल, ठीक है। हाइट वाला है इन्फेंटोमीटर। ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है एंड इट इज़ डन अप टिल 0 to 2 ईयर ऑफ द एज, ठीक है। बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है एंड 6 महीने के बाद उसको अपन डाइट भी देना चालू कर देते हैं, बट ब्रेस्ट फीडिंग 2 ईयर तक कराते हैं। अब एक चीज़ है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये है कि उसको पानी तक नहीं देना, कुछ नहीं देना, ओनली मिल्क। बट आप इसके अंदर वैक्सीन्स दे सकते हो, ओरल वैक्सीन जो होती है, जैसे OPV और रोटावायरल वैक्सीन। कोई मेडिसिन हुई तो वो ओरल दे सकते हो, और विटामिन B की अगर नीड पड़ रही है तो वो आप ओरल दे सकते हो, ओके। ये चीज़ आप दे सकते हो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हुए भी। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें विटामिन K और D डेफिशिएंट होता है। विटामिन K इज़ डेफिशिएंट इन न्यूबॉर्न बेबी एंड विटामिन K इज़ डेफिशिएंट इन न्यूबॉर्न बेबी बॉडी बट प्रेजेंट इन द मिल्क, ठीक है। तो मोस्ट डेफिशिएंट कौन सा होता है? विटामिन D। बट जब बच्चा बर्थ लेता है तो उस टाइम पे विटामिन K का इंजेक्शन लगाते हैं, एंटोरेटल थाइपेबल। असेंशियल फैटी एसिड एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क आर DHA, अमाइनो एसिड विच आर प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क आर टोरिन। ये दोनों ब्रेन की डेवलपमेंट कराते हैं। DHA असेंशियल फैटी एसिड है और टोरिन अमाइनो एसिड है जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है और ब्रेन ग्रोथ कराता है। ब्रेस्ट जो मिल्क होता है उसका एनर्जी कंटेंट है 65 किलो कैलोरीज पर 100 ml एंड प्रोटीन कंटेंट है उसका 0.9 to 1.1 ग्राम पर 100 ml। फर्स्ट वैक्सीन चाइल्ड की कौन सी होती है? BCG होती है। अगर रिवीजन कर रहा हूँ तो बच्चा जब बर्थ होता है तो BCG देते हैं, हेपेटाइटिस B देते हैं, और DPT तो 6 वीक से चल रही थी, और OPV, हाँ ठीक है, OPV देते हैं।
IgA इज़ मोस्ट अबंडेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, बिल्कुल। और एंटीबॉडीज़ रखे तो IgA सबसे ज़्यादा, फिर IgD है और बाकी एंटीबॉडीज़ उसके बाद में। कोलेस्ट्रॉल इज़ ऑल्सो नॉन एज बी स्टिंग्स, कोलेस्ट्रॉल को बी स्टिंग्स भी कहते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट नेचुरल वैक्सीन ऑफ द चाइल्ड। ब्रेस्ट मिल्क वर्सेस काउ मिल्क, ये देख लो, काउ मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, और जो CP रेशो है इसमें, केसीन और वे रेशो है जो, ठीक है, वो इसमें होता है 18:2, यानी केसीन प्रोटीन होता है 80%, वे प्रोटीन होता है 20%। जबकि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें जो केसीन और वे रेशो होता है वो 40:60 होता है, यानी वे प्रोटीन उसमें ज़्यादा होता है। लैक्टोज ज़्यादा होगा ब्रेस्ट में, आयरन होगा, वाइटर होगा, हाई आयरन होता है, और उसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है आयरन की। कैल्शियम कम होता है और पर उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। वापस देखो, ब्रेस्ट मिल्क से शुरू करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में आयरन ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, लैक्टोज है, केसीन वे प्रोटीन रेशियो उसमें 40:60 होता है, वे प्रोटीन ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है, उसके बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, पर जो कैल्शियम होता है वो कम होता है, बट फिर भी उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। काउ मिल्क में प्रोटीन, फैट, एनर्जी सब ज़्यादा होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसमें, पर ब्रेस्ट मिल्क वाले में क्वालिटी ज़्यादा होती है। और इसमें 80:2 केसीन एंड वे प्रोटीन का रेशियो होता है। ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन गाइडलाइन, जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है उसमें तो आप ब्रेस्ट फीडिंग जो है एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करा दो, और प्रेफरेबली विदिन 1 आवर, और आफ्टर सिजेरियन सेक्शन भी अपन ट्राई करते हैं एज सुन एज पॉसिबल करानी है, और प्रेफरेबली विदिन 4 आवर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? वेट। उस एज के हिसाब से उस बच्चे का वेट कितना है, दिस इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। हाँ, से हो गई ऐसे ही हो जाती है, मैं थोड़ा पंखे से बीच बीच में। मैं था ही नहीं यहाँ पे जब जिम गया होता। रखोगे क्या इसको? रखोगे क्या इसको? ठीक। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ जो होता है वो होता है वेट ऑफ द चाइल्ड एज पर इट्स एज, एंड बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट होता है वेट ऑफ द चाइल्ड फॉर एज, सेम है, ठीक है। और न्यूट्रिशनल का भी वेट फॉर द चाइल्ड फॉर रेस्पेक्टिव एज। देखो, याद करने के हिसाब से इसको याद भी कर सकते हैं, समझने के हिसाब से देखो बात कर रहे हैं यहाँ पर ये उसकी बॉडी ग्रोथ की, बॉडी डेवलपमेंट की, और बॉडी न्यूट्रिशनल स्टेटस की। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस हुआ या ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ये सब चीज़ें एक्यूटली अपन को पता लगानी है अगर कि विद इन 1 मंथ उसको कैसा चल रहा है, तब तो अपन वेट बाय एज से ही पता लगा सकते हैं। और अगर क्रॉनिकली पता लगाना है कि भाई 1 साल के हिसाब से, 2 साल के हिसाब से, तो हाइट फॉर एज पता लगा सकते हो। ओके, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस अपन चेक करते हैं शकी स्टेप से। शकी स्टेप में 13.5 से ऊपर की ग्रीन होती है, नॉर्मल होता है, 12.5 से 13.5 येलो होता है, माइल्ड टू मॉडरेट, और 12.5 से कम जो होता है वो सीवियर होता है, ठीक है। और WHO की इसकी जो कट ऑफ है अपर आर्म सर्कमफ्रेंस वाली, वो सैम के लिए है लेस देन 11.5, सैम के लिए 11.5 है, बाकी मोर देन 13.5 नॉर्मल होती है। माल न्यूट्रिशन में देखो, अब वो वाली चीज़ आएगी जो मैं अभी ऊपर बता रहा था एक्स्ट्रा में। वेट फॉर एज मीन्स अंडर वेट है बच्चा, वेट फॉर हाइट अगर लो है, ठीक है, वेट फॉर एज कम है, यानी कि एज के हिसाब से उसका वेट कम है, तो बच्चे का अपन अंडर वेट काउंट करेंगे। बट अगर उसकी वेट फॉर हाइट कम है, यानी कि उस हाइट के हिसाब से उसका वेट कम है,
तो उसको वेस्टिंग कहेंगे, एक्यूट माल न्यूट्रिशन कहेंगे। और अगर एज के हिसाब से उसकी हाइट लो है तो उसे स्टंटिंग कहेंगे, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन कहेंगे। ये 3 चीज़ें इनको अच्छे से समझ के या तो रट लो या समझ लो अच्छे से, बहुत इम्पोर्टेंट है, कन्फ्यूज़न होता है इनमें। वेट फॉर हाइट है वेस्टिंग, हाइट फॉर एज है स्टंटिंग, वेट फॉर एज है वेट पता करने के लिए कि वे अंडर वेट चल रहा है, कैसे चल रहा है। एंड पासपोर्ट टू चाइल्ड हेल्थ इज ग्रोथ चार्ट। देखो ग्रोथ चार्ट ऐसा होता है भाई, इसमें एक लाइन तो नीचे होगी, एक लाइन ऊपर होगी, लोअर रेफरेंस कर्व और अपर रेफरेंस कर्व। बीच में जो ग्रीन है वो रोड टू हेल्थ है, यानी ऊपर वाला 15 परसेंटाइल है बॉयज़ के लिए, नीचे वाला 3 परसेंटाइल है गर्ल्स के लिए। इसके बीच की वाली नॉर्मल होती है ग्रीन, जिसको मैंने डिनोट करा हुआ है। WHO ग्रोथ चार्ट आर बेस्ड ऑन दी नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैंडर्ड। ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना, पासपोर्ट टू चाइल्ड हेल्थ इज ग्रोथ चार्ट। लोअर रेफरेंस वाला जो है 80, लोअर रेफरेंस का है 80% ऑफ द अपर रेफरेंस कर्व, एंड लोअर रेफरेंस कर्व लाइज -2 स्टैंडर्ड डिवीजन बिलो अपर रेफरेंस कर्व। ये जो टर्म्स है ना याद करने की, जैसे अभी ऊपर आई थी, वेट फॉर हाइट, हाइट फॉर एज। देखो वेट फॉर एज या अंडर वेट के लिए, वेट फॉर हाइट तो है वेस्टिंग, और हाइट फॉर एज है स्टंटिंग। ये एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। अब देखो ये जो लोअर रेफरेंस कर्व है ना, ये 18th परसेंटाइल है ऑफ अपर रेफरेंस कर्व, एंड लोअर रेफरेंस कर्व जो है वो लाई करता है -2 स्टैंडर्ड डिवीजन बिलो द अपर रेफरेंस कर्व। ICD's ग्रोथ चार्ट, ये WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स है, बेस्ड ऑन दी MGRS मल्टी सेंट्रिक ग्रोथ रेफरेंस स्टडी स्टैंडर्ड्स। ICDS ग्रोथ चार्ट जो है ये WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड है, दे आर बेस्ड ऑन दी MGRS है मल्टी सेंट्रिक ग्रोथ रेफरेंस स्टडी स्टैंडर्ड। इनमें है वेट फॉर एज, ठीक है, ये तो है स्टैंडर्ड लाइन, 15th परसेंटाइल बॉयज़ की स्टैंडर्ड लाइन। फिर -2 स्टैंडर्ड डिवीजन है लाइन बॉयज़ वाली, फिर -3 स्टैंडर्ड डिवीजन है, इसके नीचे सीवियर माल न्यूट्रिशन। समझ में नहीं आया ना कुछ? ठीक है, देखो वेट फॉर एज की बात कर रहे हैं, ये तो है स्टैंडर्ड लाइन जो 15 परसेंटाइल है बॉयज़ के लिए। इससे अगर नीचे मैं बात करूँ, जो -2 स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, और फिर इसके नीचे आता है -3 स्टैंडर्ड डिवीजन। अब ये तो होता है नॉर्मल, स्टैंडर्ड लाइन से -2 तक होता है नॉर्मल, जो रोड टू हेल्थ है। उसके नीचे है माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, और उसके नीचे है सीवियर माल न्यूट्रिशन। देख लो, थोड़ा क्वेश्चन लगाओगे तो उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग है इसकी, उस लेवल पे बिठा लेना। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है, अगर किसी का जो -2 से -3 के बीच में है, ठीक है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो वेट फॉर एज है, तो वो किस लेवल पर आएगा? वो आएगा माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन में। किसी का -3 से कम है तो वो सीवियर में आएगा, किसी का -2 से ऊपर स्टैंडर्ड लाइन से नीचे है तो रोड टू हेल्थ में आएगा। बस ये क्वेश्चन है ना। अब बात करते हैं स्कूल हेल्थ के बारे में। फर्स्ट रिकमेंडेशन स्कूल हेल्थ की दी थी भोर कम्युनिटी ने 1946 में, और गाइडलाइंस दी थी रेणुका रॉय कम्युनिटी ने 1961 में। स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन वंस पर 6 मंथ्स होती है। एक क्लासरूम होता है मैक्सिमम 40 बच्चों के लिए। पर कैपिटा स्पेस हर बच्चे को मोर देन 10 स्क्वायर फीट होना चाहिए। डेस्क जो होती है माइनस टाइप होनी चाहिए। माइनस टाइप डेस्क क्या होती है? जैसे ये टेबल है ना, ठीक है, तो चेयर अंदर तक होनी चाहिए ताकि बच्चों की सीट सीधी रहे। अगर चेयर दूर होगी या फिर चेयर है ना बहुत ज़्यादा पास तो नहीं रख सकते, थोड़ा सा चेयर है ना टेबल के अंदर होनी चाहिए
जैसे मैं एग्जांपल दूँ, या तो सरकारी स्कूल वगैरह में होती थी पुरानी, अभी भी होती होगी, पर इसका फ़ोटो मैं दिखा दूँगा आगे। ध्यान रखना माइनस टाइप डेस्क है। 1 यूरिनल 60 बच्चों पे और 1 लेटरिन 100 बच्चों पे। डोर और विंडो मोर देन 25% फ्लोर एरिया कवर करनी चाहिए। वर्ड टू वर्ड याद रखना, अब तक सब कुछ पूछा जा चुका है कई बार। अब बात करते हैं IQ लेवल की। IQ लेवल क्या है? मेंटल एज डिवाइड बाय द क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है किसी की मेंटल एज जो है, क्रोनोलॉजिकल एज देखो पहले तो, कि भाई क्रोनोलॉजिकल एज मतलब असली में एज है उसकी 20 साल, पर मेंटल एज है उसकी 10 साल, इंटू 100 0 यानी उसका IQ है 50। अब देखो 50 मतलब वो भी मोरॉन लेवल पर है, ऐसे पर IQ काउंट करते हैं। आपको ये दोनों टेबल जो है ना, ये अच्छे से आनी चाहिए। देखो क्या होता है इनमें। पहले इजी वाली लेते हैं। मेंटल रिटार्डेशन क्लासिफिकेशन जो है कि जिसका भी वैल्यू, देखिए जिसकी वैल्यू 70 या उससे ऊपर आ रही है वो नॉर्मल है। माइल्ड टू मॉडरेट, अभी मैं 20 कम करते जाऊँ, माइल्ड टू मॉडरेट 50 to 70, मॉडरेट, फिर मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सॉरी रिपीट करता हूँ। मेंटल रिटार्डेशन क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो नॉर्मल होता है वो होता है 70 या उससे ऊपर। अब माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कब बोलेंगे? जब 50 से 69 हो। मॉडरेट कब बोलेंगे? जब 35 से 49 हो। सीवियर कब बोलेंगे? जब 21 से 34 हो, और 20 या उससे नीचे हो तो प्रोफाउंड बोलेंगे। ठीक है, आप ध्यान ऐसे रख लो कि भाई प्रोफाउंड एक है, सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है और नॉर्मल है। यानी 1 2, नॉर्मल तो नॉर्मल है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 है तो उस हिसाब से आप उसका कम करते रहना 70 से। यहाँ देखो 140 या उससे ऊपर रहा तो नियर जीनियस है। वेरी सुपीरियर होगा 120 to 139, 110 to 119 सुपीरियर है। नॉर्मल इसने बोला है 90 to 109 वाले को। अब 90 से नीचे अपन को कम करना 80 to 90 लो नॉर्मल, 70 to 80 बॉर्डर लाइन है, 50 to 70 मोरॉन, 25 to 50 इम्बेसाइल एंड 0 to 24 इडियट। अब तक के वैसे मोस्ट कॉमन अगर मैं क्वेश्चंस बताऊं तो आप ध्यान रखना कि इडियट होता है 0 से 24, 0 से 24 इडियट है, 24 से 49 तक यानी 25 से 49 तक इम्बेसाइल है, और इसके बाद में 50 से 69 तक मोरॉन है। ये 3 तो आपको याद होनी चाहिए। 25 का गैप है अराउंड, भाई 0 से 25 याद कर लो इडियट, 25 से 50 इम्बेसाइल। मोरॉन हो गया 50 से 70, 70 से 80 तो बॉर्डर लाइन, फिर 80 से 90 लो नॉर्मल, 90 से 110 नॉर्मल, 110 से 119 सुपीरियर, और ये हो गया। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन इंडिया इज डाउन सिंड्रोम। अब यहाँ ICDS का इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस 1975 में जो आई थी। हार्ट ऑफ द ICDS क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। हार्ट ऑफ द ICDS इज आंगनबाड़ी। ICDS जो है ये ICDS प्रोग्राम दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये देखना कि एक आंगनबाड़ी है ना 400 to 800 पॉपुलेशन के बेस से बनाते हैं अपन प्लेन्स में, और 300 to 800 पॉपुलेशन के बेस से बनाते हैं हिल एरिया में। ये आगे अच्छे से और आ जाएगा, अभी ये ध्यान रखोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे कि एक आंगनबाड़ी जो सेंटर होता है ना, एक आंगनबाड़ी सेंटर 300 से 800 तो हिल एरिया के लिए होता है और 400 से 800 प्लेन एरिया के लिए होता है। इसमें बेनिफिशियरी जो होती है ICDS प्रोग्राम में आदमियों को छोड़ के सब होता है। 0 to 6 ईयर के मेल फीमेल चिल्ड्रन, नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग फीमेल होती है सारी 15 से 39 साल की, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन भी होती है, 11 से 18 ईयर की लड़कियां होती हैं।
लड़कों को छोड़ के सब है, ठीक है। अब सर्विसेज क्या क्या देती है इसमें, आंगनवाड़ी वर्कर्स आंगनवाड़ी सेंटर के तो सर्विसेज देती हैं। नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग सर्विस लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्डम्स, रेफरल सर्विस, ठीक है। एंड रेफरल सर्विस ही होती है, कोई ट्रीटमेंट नहीं देती है, ओनली रेफ़र करती है। फ्री फूड सप्लीमेंटेशन, जो ये फूड देती है उसमें 1/3 कैलोरीज होती है एंड 1/2 प्रोटीन होता है, ध्यान रखना। ICDS में आंगनवाड़ी सेंटर है, 1/3 कैलोरीज होती है, 1/2 प्रोटीन होता है। 1 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक इज इक्वल्स टू 100 विलेजेस, जिसमें अराउंड 1 लाख पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो ICDS में यहाँ तो कोई दिक्कत। देखो लास्ट एक मिड डे मील प्रोग्राम है, इसमें मिड डे मील प्रोग्राम में भी सेम है, 1/3 कैलोरीज 1/2 प्रोटीन। ये मैनेज करती है, ये स्कूल वाला है, जो सरकारी स्कूल में मिड डे मील मिलता है ना, ये वाला है। इट इज़ मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जो प्राइमरी स्कूल होता है 5th तक, और अपर प्राइमरी होता है 8th तक। तो प्राइमरी वाले में 450 किलो कैलोरीज देनी होती है पर स्टूडेंट को, अपर वाले में 700 देनी होती है, 450 किलो कैलोरी देनी होती है। इसमें उसमें तो आपको प्रोटीन जो होता है, ठीक है, वो 12 ग्राम्स होना चाहिए, और जो कैलोरीज होती है वो 100 ग्राम, और 700 में 20 ग्राम प्रोटीन, और कैलोरीज है 150, सीरियल 150। मैं मेरे कंफर्म करता हूँ ना, ये प्रोटीन और कैलोरीज वाले ही है ना सिस्टम। अच्छा, सॉरी समझ आ गया। देखो मैं थोड़ा क्या पढ़े हुए टाइम हो गया ना, इस चक्कर में चीज़ें स्लिप हो जाती कभी कभी। प्राइमरी मतलब 5th तक का स्कूल हो गया, अपर प्राइमरी मतलब 8th तक का स्कूल हो गया, ओके। अब प्राइमरी स्कूल जो होता है उसमें कैलोरीज आपको कितनी देनी है, 450 किलो कैलोरी। प्रोटीन हो गया उसका 12 ग्राम, और सीरियल हो गए 100 ग्राम। अपर प्राइमरी में कैलोरी देनी है 750 और 700, प्रोटीन हो गया 20 और सीरियल हो गया 150, बस 450, 1200, 700, 20, 150, ठीक है। तो इसके साथ मिड डे मील प्रोग्राम हो गया। फ़ोटोज़ में, अब फ़ोटोज़ के बारे में अपन की बात हो गई है, करनी है जो भी, ठीक है। अब हेल्थ कम्युनिकेशन, देखो अभी जितने भी टॉपिक्स मैं आज से इस वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ ना, एक्चुअली ये सब टॉपिक ना, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, सिर्फ रट्टा मारने का है। जो कुछ समझाने का थोड़ा बहुत स्कोप है उसको मैं सब कर रहा हूँ काउंट, बट रट्टा मारने का इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहा है। इसको बैठ के ढंग से देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। हेल्थ कम्युनिकेशन में इसमें जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 टोटल ना मेथड्स हैं हेल्थ के बारे में कम्युनिकेट करने के, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है लेक्चर क्या, टीचर जो लेक्चर देता है अपनी क्लास में, वही है चॉक एंड टॉक मेथड होता है, ठीक है। चॉक एंड टॉक मेथड के साथ में ये एक 1 वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ वो सामने वाला ही बोलता है और अपन सुनते हैं। आइडियल ड्यूरेशन जो एक लेक्चर का होता है वो लेस देन 30 to 40 पॉपुलेशन, और टाइम होता है 15 to 20 मिनट्स। ये भी जो टॉपिक है आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो लेक्चर, चॉक एंड टॉक मेथड, 1 वे कम्युनिकेशन, आइडियल साइज जो होता है 30 से 40 पीपल्स का होता है, 15 से 20 मिनट्स आइडियल ड्यूरेशन होता है लेक्चर का। फिर आता है फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन क्या है, डिस्कशन अमंग 6 to 12 पर्सनस, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे 6 से 12 लोग हैं, गोला बना के बैठ गए, कुर्सियाँ ला के, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, और एक बंदा बैठ के, एक तो ग्रुप लीडर होता है इसमें, और एक बंदा रिकॉर्डर होता है, वो चेक करता है कि कौन किससे कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं या कौन लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं सबसे, ठीक है। इसमें जैसे कि एमओ है, जो मेडिकल ऑफिसर है, वो बैठ गया 10 औरतों के साथ में, और उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में बता रहा है, औरतें क्वेश्चन पूछ रही है, वो समझा रहा है, कर रहा है, ये सब चीज़ें। और सोशियोग्राम होता है एक, सोशियोग्राम इज द इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इन अ फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। ये जैसे फ़ोटो है ना, ये सोशियोग्राम है कि भाई फोकस ग्रुप डिस्कशन के लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। देखो डिस्कशन अमंग
फोकस ग्रुप में 6 to 12 पीपल, 2 वे कम्युनिकेशन है, एक ग्रुप लीडर होगा, एक रिकॉर्डर होगा, और इसमें जो सोशियोग्राम में वो इंटरेक्शन होता है पार्टिसिपेंट इन अ फोकस ग्रुप डिस्कशन। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये है ये 8 लोग बैठे हैं। अब 1 2 से क्वेश्चन कर रहा है, 1 3 से कर रहा है, 4 से कर रहा है, 4 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है वो, फिर 5 से कर रहा है, 6 3 से कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये उससे क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे करके पूरा क्रॉस करके बन जाता है। इसे कहते हैं सोशियोग्राम। ठीक है, जो मैंने उधर बना रखा है ये वाला। नेक्स्ट है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन क्या है? इट्स अ डिस्कशन अमंग 4 to 8 एक्सपर्ट्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन जिसमें ऑडियंस भी क्वेश्चन कर सकती है। कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होता स्पीच का, ना कोई सेट स्पीच होती है। पैनल डिस्कशन 4 से 8 जो एक्सपर्ट्स है वो बैठे हैं अपने सामने, एक ऑडियंस पॉपुलेशन के सामने, वो खुद डिस्कस कर रहे हैं और अपन उनसे क्वेश्चन बीच में पूछ सकते हैं। सिम्पोजियम। सिम्पोजियम क्या है? सीरीज ऑफ लेक्चर है बाय एक्सपर्ट इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, सेट स्पीच होती है, कोई डिस्कशन नहीं होता एक्सपर्ट्स के बीच में, वो आते हैं एक एक अपनी कथा सुना के जाता करता है। 2 वे कम्युनिकेशन होता है, इन दी एंड ऑडियंस क्वेश्चन पूछ सकती है। फिर आता है वर्कशॉप। वर्कशॉप है सीरीज ऑफ मीटिंग टू इम्पार्ट अ प्रैक्टिकल स्किल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, वर्कशॉप क्या है? कोई वर्कशॉप लगती है ना, जैसे साइंस वर्कशॉप लग रही है, वर्कशॉप लग रही है, अपन सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपन जाकर सीख कर आते हैं कोई प्रैक्टिकल चीज़ को। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसमें लेक्चर 1 वे कम्युनिकेशन था, बाकी ये सब 2 वे कम्युनिकेशन है। लेक्चर में 30 से 40 की पीपल्स की लिमिट है और 15 से 20 मिनट का ड्यूरेशन है, और इसमें फोकस ग्रुप में 6 से 12 लोग हैं, और पैनल डिस्कशन में 4 से 8 लोग हैं। वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। सिम्पोजियम में कोई कुछ डिस्कस नहीं करता, सेट स्पीच होती है, एक एक करके आते कथा सुना के जाते हैं। ओके, रोल प्ले, जैसे कि सोशल ड्रामा या स्ट्रीट पे होता है, ऑडियंस साइज इसकी होती है लेस देन 25। और सेमिनार होते हैं, सेमिनार या कॉन्फ्रेंस, इसमें ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स होते हैं इसमें, कि इसमें वर्कशॉप भी आ रही है, पैनल डिस्कशन भी हो रहा है, सिम्पोजियम भी हो रहा है, तो बहुत सारे मेथड्स का कॉम्बिनेशन होता है एट अ बिग लेवल, इट्स कॉल्ड सेमिनार और कॉन्फ्रेंस। फिर आता है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन या फेस टू फेस या 1-on-1 कम्युनिकेशन विच इज़ द बेस्ट। अपन बैठेंगे अपने सामने किसी को बिठा के उसको बैठ के फेस टू फेस समझाएंगे, ठीक है, तो ये बेस्ट होता है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन इसमें क्या है, जैसे ORS बनाना सिखाना है गांव के लोगों को, ठीक है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल सीइंग इज बिलीविंग, लर्निंग बाय डूइंग। तो अपन एक तो उनके सामने ORS बना के दिखाते हैं, फिर उनमें से किसी को बुलाते हैं, बोले तुम बना के दिखाओ मुझे ORS, तो ऐसा होता है इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में। फिर आता है फ्लैनन ग्राफ। इसमें सीरीज ऑफ फोटोग्राफ एक है ना, कपड़े पे अपन पेस्ट कर करके उनको समझाते हैं कि फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। जैसे एग्जाम्पल मलेरिया की लाइफ साइकिल समझा रहे हैं, तो एक फ़ोटो अपन लेकर आए, कपड़े पे चिपका के उनको समझा रहे हैं। स्पाइक्स मेथड। स्पाइक्स मेथड क्या है? ये कैंसर डायग्नोसिस या प्रोग्नोसिस वाले पेशेंट्स की बात करने का ही मेथड है। इसमें स्पाइक्स की फुल फॉर्म है सेटअप इंटरव्यू। सेटअप इंटरव्यू, उनका इंटरव्यू अपन को सेटअप करना है, फिर उनका परसेप्शन लेना है, फिर उनको इन्विटेशन देना है एक्सप्लेन करने के लिए, नॉलेज है, फिर इमोशन है, फिर समरी देनी है, और फिर स्ट्रेटजी देनी है उनको। तो स्पाइक्स मेथड ध्यान रखना कैंसर डायग्नोसिस वालों के लिए, एस से सेटअप करना है, टू पी से परसेप्शन लेना है, फिर इन्विटेशन टू एक्सप्लेन, नॉलेज, इमोशन एंड समरी एंड स्ट्रेटजी। फिर गैदर अप्रोच आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग के लिए होती है, इसका ओल्डर नाम था कैफेटेरिया अप्रोच। इसमें क्या करना है, ग्रीट करना है, आस्क करना है कि भाई आपको क्या चाहिए, फिर उनको बताना है, टेल करना है उनको कि भाई ये कर सकते हो, उनकी हेल्प करनी है चूज़ करने में बेस्ट ऑप्शन, एक्सप्लेन करना है उनको सारी चीज़ों को, और रिटर्न विजिट के लिए बात करनी है उनसे। दिस इज कॉल्ड गैदर अप्रोच फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग। अब डायडेक्टिक और सोक्रेटिक। डायडेक्टिक यानी 1 वे, सोक्रेटिक यानी 2 वे। तो जितने अपने पढ़े उसमें से डायडेक्टिक वाले कौन से थे, 1 वे वाले कौन से थे? लेक्चर था, फ्लैनोग्राफ है, टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, और प्रिंट है। 2 वे, फोकस ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, सिम्पोजियम, वर्कशॉप, रोल प्ले, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, स्पाइक्स गैदर, डेमोन्स्ट्रेशन,
इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया वाले। ओके, अब डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन 3 लेवल पर होता है। एक होता है इंटेलेक्चुअल लेवल, जिसमें कम्युनिकेशन होता है एज पर लिटरेसी रेट एंड नॉलेज ऑफ द पेशेंट। मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, कैंसर स्पेशलिस्ट, मेरे पास अगर कोई है ना एक मेडिसिन वाला आता है तो मैं उसको बेटर तरीके से समझा पाऊँगा, ठीक है, उसकी बीमारी क्या है, ठीक है। पर अगर मेरे पास अगर कोई थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा आदमी आता है जिसको कुछ आइडिया नहीं, तो मैं उसको उस लेवल पर नहीं समझा पाऊँगा। तो मेरे को समझना है कौन से लेवल तक उसकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज है, तो वहाँ तक समझाना है। इमोशनल, it means doctor also get emotional towards the patient, and cultural, it means doctor give more time to the same cultural patients। जैसे मैं शर्मा हूँ तो मेरे पास जो शर्मा वाले पेशेंट आ रहे हैं मैं उनको ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है हेल्थ कम्युनिकेशन का। देखो मैं एक बार एक छोटा सा रिकैप दूंगा आगे जाने से पहले। भाई हेल्थ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिड डे मील का डाटा आपने देख ही लिया, 450 किलो कैलोरीज देते हैं छोटे वालों में, बड़े में 700, प्रोटीन 12 ग्राम, 20 ग्राम, सीरियल 100 ग्राम और 150 ग्राम। ध्यान रखना ये मैनेज होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और जो ICDS है वो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये इसमें ध्यान रखना, EDS 0 to 24 है, एम्बेसाइड 25 से 39, मोरन 50 से 69। ये स्कूल हेल्थ के सारे पॉइंट याद रखना। इससे मैंने तो फिर यही था ब्रेस्ट मिल्क वगैरह कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसीज के बारे में। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। 2-3 तरीके के होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट जो अपन को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्ब्स, फैट, प्रोटीन। और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो विटामिन ए, आयरन, आयोडीन, जिंक, ये मिलीग्राम में चाहिए होते हैं। ट्रांस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिंक, कैल्शियम, सॉरी जिंक नहीं, ट्रांस में जो होते हैं ट्रांस न्यूट्रिएंट्स जो अपने को माइक्रोग्राम में चाहिए होते हैं, जैसे सेलेनियम वगैरह इस टाइप के, ओके। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल क्या है कि एनर्जी सबसे ज़्यादा अपन को मिलती है फैट से, फिर प्रोटीन से और फिर कार्ब्स से। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट, फिर प्रोटीन, फिर कार्ब्स। एल्कोहल हैव 7 किलो कैलोरीज पर ग्राम, डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी होता है एल्कोहल बहुत। एल्कोहल इज अ डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी, इट हैव 7 किलो कैलोरीज पर ग्राम। इम्पोर्टेंस की बात करें तो एनर्जी तो सबसे ज़्यादा फैट, फिर प्रोटीन और कार्ब्स था, बट इम्पोर्टेंस में प्रोटीन आगे आ जाता है, देन फैट, देन कार्ब्स। बैलेंस डाइट में 15% तक 10 to 15% प्रोटीन, 15 to 30% फैट और 50 to 70% कार्ब्स होने चाहिए आपके पास। ये पाई चार्ट यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। और देखो प्रोटीन की जो क्वांटिटी मेज़र करने का तरीका है उसका नाम है प्रोटीन एनर्जी रेशो। प्रोटीन की जो क्वांटिटी मेज़र करता है वो है प्रोटीन एनर्जी रेशो, बट क्वालिटी जो मेज़र करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंस है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें डाइकास नहीं सॉरी डायास। इसकी फुल फॉर्म है डाइजेस्टेबल इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड स्कोर। जो डायास है ये बेस्ट है टू मेज़र क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। डायास नाम है डाइजेस्टेबल इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड स्कोर। फिर है पीडिकास, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। फिर है NPU, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। फिर है अमाइनो एसिड, फिर बायो अवेलेबिलिटी वैल्यू, देन प्रोटीन एनर्जी रेशो, ठीक है। तो क्वालिटी की बात हो गई यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट है डायास, देन पीडिकास, देन NPU, अमाइनो एसिड, बायो अवेलेबिलिटी वैल्यू, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो। इसमें 3 ऊपर के तो आपको याद होने चाहिए विद फुल फॉर्म। NPU की बात करें, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, इसका फॉर्मूला है बायोलॉजिकल वैल्यू इंटू डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट डिवाइड बाय 100 या फिर नाइट्रोजन रिटेन्ड बाय नाइट्रोजन इनटेक इंटू 100। हाईएस्ट NPU जो है वो 96 है एग का, और हाईएस्ट प्रोटीन क्वालिटी एग की है, हाईएस्ट प्रोटीन क्वांटिटी सोयाबीन की है। एग इज़ द रेफरेंस प्रोटीन इन द इंडिया।
अब देखो एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? फिनाइलएलनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडाइन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन. Leucine is the most essential amino acid. Histidine and arginine are semi-essential amino acid. Leucine is the most essential amino acid. Leucine. लिमिटिंग अमीनो एसिड, ये इंपॉर्टेंट है याद करना कि कौन सी चीज़ है, कौन सा अमीनो एसिड लिमिटिंग है. लिमिटिंग अमीनो एसिड की बात करते हैं तो मेज़, ठीक है, मेज़ में जो लिमिटिंग अमीनो एसिड है वो है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, और जिसमें मोस्ट कॉमन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिप्टोफैन. वीट में है थ्रियोनिन एंड लाइसिन, जिसमें इंपॉर्टेंट है थ्रियोनिन. पल्स में है मिथियोनिन एंड सिस्टीन, जिसमें इंपॉर्टेंट है मिथियोनिन. ट्रिक याद करने के लिए इसको, जो माज़ा आती है मार्केट में मैंगो ड्रिंक, तो ट्राई माज़ा, तो माज़ा से तो आप याद रखना मेज़, और ट्राई से हो गया ट्रिप्टोफैन, और लाइसिन आप डायरेक्टली याद कर सकते हो. ट्रिप्टोफैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो याद रहेगा आपको. उसके बाद क्या देखा अपन ने? वीट, ठीक है. तो अगर मैं इसको टेढ़ा करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, सॉरी, अगर मैं इसको उस तरफ की तरफ सीधा करूँ तो ये 3 बन जाएगा वीट का W. तो 3 से थ्रियोनिन और लाइसिन तो है ही अपने आप, ठीक है. फिर पल्स, पल्स से याद रखना PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था जो 12th में सब्जेक्ट होता है. तो पल्स में हो गया सिस्टीन और मिथियोनिन, और जैसे मिथियोनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ याद करनी है. वापस बता देता हूँ, ट्राइमाजा से ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, W को आपने रखा माना तो 3 बना, तो थ्रियोनिन और लाइसिन, PCM, मिथियोनिन और सिस्टीन पल्स में. ये लिमिटिंग अमीनो एसिड है. अब देखो, पीपल हु ईट्स ओनली मेज विल हैव लेस ट्रिप्टोफैन, ठीक है. तो इस वजह से उनमें नियासिन कम होता है और उनमें पेलेग्रा हो जाता है नियासिन डेफिशिएंसी की वजह से. देखो क्या होता है कि जो सिर्फ मेज खा रहे हैं तो उनमें ट्रिप्टोफैन नहीं होता, ट्रिप्टोफैन नहीं होता तो नियासिन नहीं बन पाता, और नियासिन नहीं बन पाता इसलिए उनमें डिजीज होती है पेलेग्रा. तो पेलेग्रोजेनिक, ठीक है, पेलेग्रा हो गया, ठीक है. एक चीज़ तो ये हो गई. अगर कोई ट्रिप्टोफैन खा भी रहा है तो भी उसमें पेलेग्रा किस कंडीशन में हो सकता है? अगर वो एक्सिस ऑफ द ल्यूसिन ले रहा है. एक्सिस ऑफ द ल्यूसिन क्या है? ये ल्यूसिन इज ए पेलेग्रोजेनिक अमीनो एसिड. लूसिन जो ट्रिप्टोफैन का नाइसिन में कन्वर्जन होता है उसको इनहिबिट कर देता है, और फिर वही सेम चीज़ होती है नियासिन डेफिशिएंसी और पेलेग्रा, इसलिए इसको पेलेग्रोजेनिक अमीनो एसिड बोलते हैं. पेलेग्रा करने वाला अमीनो एसिड है लूसिन. अगर कोई मेज खा रहा है तो ट्रिप्टोफैन लिमिटिंग होगा, वो एक अलग केस है. ट्रिप्टोफैन अच्छी खासी क्वांटिटी में होते हुए भी दिक्कत हो रही है तो वो लूसिन की वजह से एक्सिस ऑफ द लूसिन है उसकी बॉडी में. एग, एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 6 ग्राम फैट होता है, 30 माइक्रोग्राम कैल्शियम है, 1.5 माइक्रोग्राम आयरन है, 250 माइक्रोग्राम कोलेस्ट्रॉल, 70 किलो कैलोरीज एनर्जी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ क्वालिटी प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल है. ध्यान रखने की चीज़, 6 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम फैट, 30 mg कैल्शियम, 1.5 mg आयरन, 250 mg कोलेस्ट्रॉल, 70 किलो कैलोरी एनर्जी एग में. अब असेंशियल फैटी एसिड, ये अपन को वैसे सीरीज़ में ध्यान रखना पड़ता है कि ऊपर वाले में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा इसमें और फिर कम 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 ऐसे होता है. देखो पहले नॉर्मल देख लो. सैफफ्लावर ऑयल इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ असेंशियल फैटी एसिड, और ठीक है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ असेंशियल फैटी एसिड सैफफ्लावर ऑयल है. और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो पूफा है उसमें 1 और ये 3 होते हैं. देखो वापस देखते हैं इसको. रिच सोर्स ऑफ असेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से ऑयल्स होते हैं? सबसे पहला है सैफफ्लावर ऑयल. सैफफ्लावर ऑयल रिचेस्ट सोर्स ऑफ असेंशियल फैटी एसिड है और पूफा है, ठीक है. और इसके अलावा कॉर्न ऑयल भी है, इसी मतलब रिचेस्ट पूफा का रिचेस्ट सोर्स. देखो सबसे पहला हो गया असेंशियल फैटी एसिड में रिचेस्ट सोर्स सैफफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल ये मूफा वाला है, ग्राउंडनट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल. देखो ये नाम याद करने के अलावा ध्यान रखना है
सैफफ्लावर ऑयल रिचेस्ट सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड है, तो सबसे ऊपर आ रहा है तो वो तो अपन को समझ में आएगा। ऑलिव ऑयल मूफा वाला रिचेस्ट है। कोकोनट ऑयल सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसमें। ओके, अब नेक्स्ट मोस्ट असेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से हैं? मोस्ट असेंशियल फैटी एसिड्स हैं लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एरिकिडोनिक एसिड एंड इश्कोस पेंटोनिक एसिड जो फिश ऑयल होता है। तो ये जो है ये मोस्ट असेंशियल फैटी एसिड में आ गए और रिचेस्ट सोर्स ऑफ असेंशियल फैटी एसिड ये भी। अब इसकी ट्रिक है, मस्त ट्रिक है, ये जितना कॉम्प्लिकेटेड अभी तक लगा हुआ ना ये पूरा सुनने में सिस्टम, ये एक ट्रिक से पूरा सब कुछ सिंपल हो जाएगा। देखो ट्रिक ये है, सैफ, सनफ्लावर एंड कॉर्न खाकर सोया इन ऑलिव ऑयल ऑन ग्राउंड ऑफ कोकोनट। बस ठीक है, सैफ, सनफ्लावर और कॉर्न खाकर सोया इन ऑलिव ऑयल ऑन ग्राउंड ऑफ कोकोनट। ठीक है, ऑन ग्राउंड ऑफ कोकोनट। बस तो इस ट्रिक को एक बार अच्छे से समझना, अपने जहन में बसा लेना, बहुत सिंपल है, बढ़िया ट्रिक है, एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। ये सब चीज़ें फिर भी नहीं आए पर ये आएगा सीरीज़, ऐसे आएगा, ऐसे दे देगा, मान लो कि ये 4 नाम दे दिए नीचे के और बोलेगा इनमें से सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए सीरीज़ पूरी, ऊपर नीचे जंबल नहीं कर सकते इनको आप, सीरीज़ याद होनी चाहिए कि अच्छा सैफ, सनफ्लावर एंड कॉर्न खाकर सोया, तो इसमें सोया वाला है ना, तो वो मोस्ट कॉमन हो गया। अगर सिर्फ कोकोनट ऑयल है और कोई सा भी नहीं है, इन सब में कोई और नाम डाल रखे तो कोकोनट ऑयल जाएगा। ऐसे करके इसको आपको याद करना है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन है, हेलीवुड फिश लीवर ऑयल है, फ्रूट्स में मैंगो है, देन पपाया है, वेजिटेबल में कैरेट है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज हेलीवुड फिश लीवर ऑयल। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी वो भी सेम है, हेलीवुड फिश लीवर ऑयल, और फ्रूट और वेजिटेबल में ये नहीं होता विटामिन डी। विटामिन ए और डी का दोनों का रिचेस्ट सोर्स है हेलीवुड फिश लीवर ऑयल, पर ए फिर भी फ्रूट्स में मिल जाता है जैसे मैंगो, देन पपाया, और वेजिटेबल जैसे कैरेट, पर विटामिन डी इनमें नहीं मिलता। 2 विटामिन, ठीक है, 2 विटामिन विद नो प्लांट सोर्स। सबसे पहला है विटामिन डी और देन विटामिन डी के बाद है विटामिन B12, इनका प्लांट सोर्स नहीं होता है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी आंवला है जिसको इंडियन गूसबेरी कहते हैं, फिर नॉन सिट्रस में गुआवा है, देन वेजिटेबल में कैबेज है, और फिर उसका अदर सिट्रस फ्रूट है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है आंवला में जो इंडियन गूसबेरी है, देन नॉन सिट्रस में गुआवा है, देन वेजिटेबल में कैबेज है, देन अदर सिट्रस है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन ड्राइड पम्पकिन सीड्स है, देन पिस्ता है, पिस्ता जो आता है पिस्ता, देन केशर। जैगरी इज़ अ चीप सोर्स ऑफ आयरन, क्योंकि उसको बनाते हैं ना जिस यूटेंसिल में, आयरन के यूटेंसिल में बनाते हैं, तो उससे आयरन ले लेता है वो, तो इसलिए उसको पुअर मैंस आयरन बोलते हैं। फिर रेफरेंस इंडियन के हिसाब से जो डाइट होती है वो देख लो, 19 to 39 ईयर की एज पे मेल फीमेल को कंपेयर करेंगे। रेफरेंस इंडियन जो 19 से 39 साल का होता है, ठीक है, an average Indian whose age is 19 to 39 year, weight of a man as a reference Indian is 65 kg and weight of a female as a reference is 55 kg. BMI 18.5 से 23 और weight by height percentile है 95, याद रखना है। Recommended dietary allowance satisfy need of 97.5% population. एनर्जी रिक्वायरमेंट जो सेडेंट्री मैन है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है 2100 किलो कैलोरीज पर डे, और सेडेंट्री फीमेल की रिक्वायरमेंट है 1700 किलो कैलोरीज पर डे। जो मॉडरेटली वर्किंग है उसकी, उस आदमी की 2700, वुमेन की 2100, जो हैवी वर्किंग है मेल उसकी 3500 है, और वुमेन की है 2700। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, सेडेंट्री याद रखना है, सबसे ज़्यादा पूछा गया सेडेंट्री मेल का है 2100, उससे 400 कम 1700 वुमेन का है। अब इसमें आप है ना 600 जोड़ो, ठीक है, तो 2700 आ गया, तो वो मॉडरेट वाले का हो गया। और अब इसमें आप है ना
इसमें 800 जोड़ोगे तो हैवी वाला आ जाएगा। तो यार इसमें कोई ऐसी ट्रिक तो नहीं, बनाना बहुत मुश्किल है, बट देखना सेडेंट्री का 2100 मोस्ट कॉमन आस्किंग है, देन मॉडरेट का 2700, हैवी का 3500। बट ये है कि वुमेन में यहाँ पर 1700 याद कर लो, फिर वो ऐसा है कि जो इसका मॉडरेट है वो इसका हैवी वाले में। पापा देख लो, सेडेंट्री वर्कर मेल को 2100 किलो कैलोरीज चाहिए, वुमेन को 1700 चाहिए, मॉडरेट वाले को 2700 चाहिए, वुमेन को 2100 चाहिए, हैवी में मेल को 3500 चाहिए, वुमेन को 2700 चाहिए। प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 0.03 यूनिट, जो भी इसमें NEU यूनिट थी वो। एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में 350 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है, लैक्टेशन में 6 मंथ में शुरू में 600 और उसके बाद 6 से 12 मंथ में 520 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है। ये एक्स्ट्रा है बेसिक के ऊपर, ठीक है, 350, 600 और 520। इन्फेंट को फर्स्ट 6 मंथ में 550 चाहिए होती है किलो कैलोरीज, उसके बाद 6 से 12 मंथ में 670 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए होती है। यहाँ पे सारी डेटा है, ये भी याद करना पड़ेगा। आयरन मैन को चाहिए होता है 19, वुमेन को, ये ऊपर लिखी हुई है ना यूनिट्स, देख लेना। आयरन मैन को 19, वुमेन को 29, प्रेगनेंसी में 40, लैक्टेशन में 23। फोलिक एसिड मैन को 300, वुमेन को 200, प्रेगनेंसी में 570, लैक्टेशन में 330। कैल्शियम सब जगह 1000 है, लैक्टेशन में 1200। विटामिन ए, ठीक है, मैन में 1000, वुमेन में 840, प्रेगनेंसी में 900, लैक्टेशन में 950। आयोडीन मैन वुमेन में 150 चाहिए होता है, प्रेगनेंसी में 250 और लैक्टेशन में 280। विटामिन डी कांस्टेंट है 600 सब में। फ्लोरीन भी सब में कांस्टेंट है 0.5 से 0.8। ओके, याद रखना है। फ्लोरीन इज़ डबल एजेड स्वॉर्ड, क्योंकि उसका डेफिशिएंसी भी दिक्कत देती है और एक्सिस भी दिक्कत देती है। फर्स्ट फ्लोरीन चेंज इन बॉडी कहाँ देखने को मिलता है? अपर सेंट्रल इंसाइजर में देखने को मिलता है फर्स्ट फ्लोरीन चेंज इन द बॉडी। हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन इन इंडिया इज़ विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिसको ज़ीरोप्थेल्मिया बोलते हैं WHO क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। प्राइमरी सेकेंडरी दो में डिवाइड करा, सेकेंडरी में तो NFS जो है नाइट ब्लाइंडनेस, फंडल चेंज और स्कारिंग हो गया कंप्लीट। और जो प्राइमरी है उसमें X1A, X1B। X1B में बाइटर स्पॉट्स पैथोग्नोमिक मोस्ट फेमस है। X1A में कंजक्टिवल जीरोसिस ड्राई आई है। X2 में कॉर्नियल जीरोसिस ड्राई कॉर्निया है। X3A में कॉर्नियल अल्सर है और X3B में केराटोमेलिशिया है जो परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी वॉज सो कॉमन दैट गवर्नमेंट ठीक है, हाँ देखो गवर्नमेंट है ना नॉर्मली वैक्सीनेशन में ये सब चीज़ें रखती नहीं है, ठीक है, डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए विटामिन का सप्लीमेंट। बट ये इतनी कॉमन है कि गवर्नमेंट को वैक्सीन स्केड्यूल में इसको रखना पड़ा विटामिन ए के डोज को, ठीक है, टू प्रिवेंट इट्स डेफिशिएंसी। तो X1A कंजक्टिवल जीरोसिस ड्राई आई, X1B बाइटर स्पॉट्स, X1B बाइटर स्पॉट्स, X2 कॉर्नियल जीरोसिस ड्राई कॉर्निया, X3A में अल्सर और केराटोमेलिशिया X3B में। फर्स्ट साइन ऑफ ये ज़ीरोप्थेल्मिया कंजक्टिवल जीरोसिस है। सबसे पहला साइन है कंजक्टिवल जीरोसिस, सबसे पहला सिम्टम है नाइट ब्लाइंडनेस, सबसे पहला मैनिफेस्टेशन है नाइट ब्लाइंडनेस एंड मोस्ट स्पेसिफिक है बाइटर स्पॉट्स। ये आपको पता है, सिम्टम और मैनिफेस्टेशन जो फील होते हैं सबसे पहले मतलब वो ब्लाइंडनेस होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। और साइन सबसे पहला जो फील तो नहीं होगा बट अपन देखे एज ए डॉक्टर देखे पेशेंट में तो दिखता है वो है कंजक्टिवल जीरोसिस। ओके, ज़ीरोप्थेल्मिया एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, प्रिवलेंस ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इसमें मोर देन 1% है एंड प्रिवलेंस ऑफ बाइटर स्पॉट्स इसमें मोर देन 0.5% है। ट्रीटमेंट लेस देन 1 ईयर एज है, 1 लाख यूनिट देनी है अपन को विटामिन ए की। डे 1 पे 1 लाख देनी है और डे 14 पे भी 1 लाख देनी है। और मोर देन 1 ईयर एज है तो 2 लाख देनी होती है डोज, डे 1 पे 2 लाख और इस पे डे 14 पे 2 लाख। वापस देखो, जिस दिन डायग्नोस हो रहा है, ठीक है, डेफिशिएंसी डायग्नोस हुई है तो 3 डोज देने होते हैं, ठीक है, 3 डोज देने होते हैं 0, 1 एंड 14 डे पे। 1 साल से कम एज है तो 1 लाख देना है, 1 साल से ज़्यादा एज है तो 2 लाख देना है। 0, 1 एंड 14 डे पे डोज देना है अपन को। इंट्रामस्कुलर डोज अगर दे रहे हो तो वो हाफ होगा ओरल डोज, यानी अगर 1 लाख है और उसका इंट्रामस्कुलर दे रहे हो तो वो 50,000 ही होगा। और मोर देन 1 ईयर चाइल्ड इज़ मालनरिश्ड,
ठीक है। अगर मोर देन 1 ईयर चाइल्ड जो माल नरिश्ड है तो उसमें अपन को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट डोज देना है 0, 1 एंड 14 डे पे। देखो सारे केस वापस बता देता हूँ। 1 साल से कम का बच्चा है तो 0, 1, 14 डे पे 1 लाख डोज देना है। 1 साल से ज़्यादा है 2 लाख डोज देना है। अगर 1 साल से ज़्यादा होने के बाद भी माल नरिश्ड है तो 1 लाख देना है। और अगर इंट्रामस्कुलर दे रहे हो तो और 1 साल से ज़्यादा है तो 2 का 1 लाख कर दो, 1 साल से कम है तो 1 का आधा लाख कर दो। ओके। विटामिन बी की डेफिशिएंसी, विटामिन B1 डेफिशिएंसी थायमिन डेफिशिएंसी होती है। इसमें बेरी होता है और 1D के कॉर्टिकोसाइकोसिस होता है जो एल्कोहलिक्स में मिलता है। और ये विटामिन B1 डेफिशिएंसी पॉलिश्ड राइस ईटर्स में भी देखने को मिलती है, ध्यान रखना। विटामिन B2 डेफिशिएंसी राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी होती है, इसको अराइबोफ्लेविनोसिस कहते हैं। ट्रायड जो विटामिन B2 डेफिशिएंसी का होता है, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी का होता है, वो है किलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस। किलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। B3 डेफिशिएंसी जो नायसिन वाला होता है, पेलेग्रा होता है, इसमें 4D होते हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डेथ। और कैसल्स नेकलेस होता है डर्मेटाइटिस में। विटामिन B5 डेफिशिएंसी जो पैंथोथेनिक एसिड डेफिशिएंसी होती है, इसमें बर्निंग फीट एंड बर्निंग सोल सिंड्रोम होता है। विटामिन B6 डेफिशिएंसी पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी होती है। ये आयरजोनासाइड जो पेशेंट ले रहे होते हैं ना टीबी की दवाई, उसकी वजह से भी इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और विटामिन B6 डेफिशिएंसी में क्या देखने को मिलता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड माइक्रोसाइटिक एनीमिया मिलता है। और इसके डेफिशिएंसी से सीजर्स भी हो जाता है। तो अगर रिफ्रैक्टरी सीजर्स है किसी बच्चे में तो अपन उसमें पैराडॉक्सिन का ट्रीटमेंट देते हैं, सप्लीमेंटेशन करते हैं। तो B1 बेरी 1 कॉर्टिकोस पॉलिश राइस ईटर्स में मिल रही है। इसमें B2 में राइबोफ्लेविन में किलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जोग्राफिकल टर्म पे एट्रोफिक ग्लोसाइटिस हो गया, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस हो गया, पैंथोथेनिक में बर्निंग सिंड्रोम हो गया, पेरिफेरल न्यूरोपैथिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया B6 वाले में हो गया। ओके। B9 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरोट्यूब डिफेक्ट। B12 साइनोकोबालामाइन की डेफिशिएंसी है, ये भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया करता है, बट इसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेगी। पर्नीशियस एनीमिया होता है। सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जिसको अपन SACD बोलते हैं, ठीक है। सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है इसमें। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी होती है, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम होगा, डिलेड वुंड हीलिंग होगी और फ्रैक्चर्स होते हैं। विटामिन D डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, ऑस्टियोपोरोसिस बच्चों में और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन E, देखो ध्यान रखना, विटामिन E और K। विटामिन E डेफिशिएंसी से हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न होती है, एंड विटामिन K डेफिशिएंसी से हीमोरेजिक होती है। ओके। इसलिए एट बर्थ अपन 1 mg विटामिन K1, जो नाम क्या है विटामिन K1 का ये भी ध्यान रखना, फाइटाडियोन भी लिखा सकता है या विटामिन K भी लिखा सकता है। तो फाइटाडियोन या विटामिन K एट बर्थ 1 mg एंटोनेटल थाई पे देते हैं। तो हीमोलाइटिक तो विटामिन E की वजह से होता है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो नहीं होगा तो हीमोलाइसिस हो जाता है। और हीमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न विटामिन K डेफिशिएंसी से होता है। एंडेमिक कार्डियोमायोपैथी जो होती है वो सेलेनियम डेफिशिएंसी, कैसेंस डिजीज होती है। एंड असेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी, इसको बोलते हैं फाइनोडर्मा, टॉड लाइक स्किन हो जाती है। जिंक डेफिशिएंसी से एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथी का होता है। इसमें कई बार जो जीन डिफेक्ट कुछ तो SCL39A वाला जीन डिफेक्ट था, इसमें बच्चे में पेरिएनल रैश होता है। क्रोमियम डेफिशिएंसी में ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, जिंक डेफिशिएंसी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इम्पेयरमेंट है। देखो फिर सेम चीज़ है, क्रोमियम डेफिशिएंसी में ग्लूकोज इंटॉलरेंस और जिंक डेफिशिएंसी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इम्पेयरमेंट है। तो क्रोमियम में ग्लूकोज इंटॉलरेंस की दिक्कत आती है, डेफिशिएंसी होती है तो, और जिंक डेफिशिएंसी होती है तो एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथी का तो था ही, उसके साथ साथ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी दिक्कत होती है जिंक डेफिशिएंसी में। अब फूड एडल्ट्रेंट्स के बारे में देख, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है। फूड एडल्ट्रेशन की बात करते हैं। देखो लेथरिज्म किस टॉक्सिन की वजह से होता है लेथरिज्म, उसका नाम है बोआ एलेनिन। एडल्ट्रेंट क्या है इसका, केसरी दाल है और किस में मिलाया जाता है, अरहर दाल में। तो एक क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ कैसा होता है कि अरहर दाल में एडल्ट्रेंट मिला है केसरी दाल, और केसरी दाल में जो टॉक्सिन होता है उसका नाम है बोआ BOOA, जो डिजीज करता है लेथाइरिज्म। लेथाइरिज्म में क्या होता है, ये एक न्यूरो और ऑस्टियो, लेथाइरिज्म 2 तरह की डिजीज करता है। ऑस्टियो यानी बोन वाली दिक्कत तो एनिमल्स में करता है, ह्यूमंस में न्यूरल प्रॉब्लम करता है, न्यूरल लेथाइरिज्म करता है, पैरालिसिस करता है। तो इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए आप विटामिन C
सप्लीमेंटेशन दो, क्रॉप जो है उसको बैन कर दो, हेल्थ एजुकेशन दो, टॉक्सिन को रिमूव करो, जो भी एडल्ट मिला हुआ है आपकी दाल में उसको कैसे रिमूव करना है, पैरा बॉइलिंग और स्टीपिंग के थ्रू। तो विटामिन सी देना जरूरी है, क्रॉप को बैन करना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है और पैरा बॉइलिंग और स्टीपिंग के थ्रू इसको बंद करना है। न्यूरल प्रॉब्लम होती है लेथेरिज्म में। फिर एपिडेमिक ड्रॉप्सी होती है, ये सरसों के तेल वाला है। एपिडेमिक ड्रॉप्सी क्या है, मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन ऑयल को मिला दिया जाता है एज एडल्ट्रेंट, जिसका टॉक्सिन है सेंगुरिन। ओके, और जो ये ड्रॉप्सी की वजह से क्या होता है, एडेमा होता है, ग्लूकोमा होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, डेथ होती है। फिर नेक्स्ट है एंडेमिक असाइटिस। एंडेमिक असाइटिस में क्या है, जो फूड डिशेस होती हैं उसमें क्रोटोलमेरिया मिला दिया जाता है, जो जमाल कोटा होता है आई थिंक शायद, और इसमें टॉक्सिन जो है वो है पायरिलोजोल्डिन एल्कोलॉइड्स। ठीक है, पायरिलोजोल्डिन एल्कोलॉइड। ये तो ऊपर वाले दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आते ही रहते हैं, ध्यान रखना। फिर आता है एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म में सीरियल जो ग्रेन्स होती है उसमें क्लेविस्पस मिला दिया जाता है, एर्गोटॉक्सिन होता है। एफ्लाटॉक्सिन ग्राउंडनट्स में एस्परजिलस मिल जाता है, जब एफ्लाटॉक्सिन जो नाम है उसके टॉक्सिन का। तो फिर उसके बाद अपन ने एफ्लाटॉक्सिन देख ही लिया था। इसको फास्ट देखें। अरहर दाल में अडल्ट्रेंट होता है केसरी दाल, जिसमें टॉक्सिन है बुआ, कॉज करता है लेथरिज्म, न्यूरोपेरालिसिस होता है। एपिडेमिक ड्रॉप्सी में जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें अडल्ट्रेंट होता है आर्जिमोइस ऑयल, सेंगुरिन टॉक्सिन है, एपिडेमिक ड्रॉप्सी करता है। इसमें असाइटिस, कंजस्टिव हार्ट फेलियर और डेथ होती है और एडेमा होता है बॉडी में। एंडेमिक असाइटिस में देखो, असाइटिस वाले में नहीं होता, ध्यान रखना, ड्रॉप्सी में होता है। ठीक है, एंडेमिक असाइटिस में फूड डिशेज में क्रोटोमेलिया मिलता है, जिसका टॉक्सिन है पायरिलोजिडोन एल्कोलॉइड और एंडेमिक असाइटिस करता है। सीरियल ग्रेन में क्लेविस्पस मिलके टॉक्सिन एर्गोटिज्म करता है। ग्राउंडनट में एस्परजिलस मिलके एफ्लाटॉक्सिन, जो उसका टॉक्सिन होता है वो एफ्लाटॉक्सिकोसिस करता है। ओके, हाउस होल्ड लेवल टेस्ट टू चेक एर्गोट एडल्ट्रेंट इज 20% सॉल्ट सॉल्यूशन। हाउस होल्ड लेवल टेस्ट टू चेक एर्गोट एडल्ट्रेंट इज 20% सॉल्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ध्यान रखना इसको। जो भी एर्गोट एडल्ट्रेंट को अगर चेक करना है हाउस होल्ड लेवल पे, तो आप 20% सॉल्ट सॉल्यूशन टेस्ट से उसको चेक कर सकते हो। और यहाँ कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ये सब चीज़।